तो देखिए अब हमारी जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है से वो स्टार्ट हो रहा है 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन बोला जाता है इसको। क्या है वन डायमेंशनल मोशन, क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन, क्या होता है थ्री डायमेंशनल मोशन, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये तीन चीजें होती है, एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा होता है टू डायमेंशनल मोशन, तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर मैं बात करूं वन डायमेंशनल मोशन की कि क्या होता है सर ये वन डायमेंशनल मोशन, तो ध्यान रखना वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्स वाई जेड में से केवल एक पैरामीटर चेंज होगा। एक्स वाई और जेड में से केवल एक पैरामीटर, कोई भी एक पैरामीटर चेंज हो सकता है। अगर एक्स चेंज हो रहा है तो वाई और जेड मेरे कांस्टेंट रहेंगे, वाई चेंज हो रहा है तो एक्स और जेड कांस्टेंट रहेंगे, और जेड चेंज हो रहा है तो एक्स और वाई कांस्टेंट रहेंगे। यानी इन तीनों में से कोई भी एक पैरामीटर चेंज होगा तो ऐसा मोशन कहलाता है तुम्हारा 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है ना। एग्जाम्पल क्या है वन डायमेंशनल मोशन का, क्या एग्जाम्पल है, तो थोड़ा इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोशन, जैसे कि हॉरिजॉन्टल मोशन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, वर्टिकल मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गए। सर ये सब के सब 1D मोशन के एग्जाम्पल है। बात 2D मोशन की करते हैं, क्या होता है सर 2D मोशन, तो 2D मोशन का मतलब होता है कि ऐसा मोशन जिसमें एक साथ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो। दो कोऑर्डिनेट मतलब इसमें जो है जो चेंज हो सकता है सर, इसमें एक्स और वाई एक साथ चेंज हो सकता है, लेकिन अगर एक्स वाई चेंज हो रहा है तो जो जेड होगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। या फिर वाई और जेड एक साथ चेंज हो सकता है, या फिर हमारा एक्स और वाई एक साथ चेंज हो सकता है। दो कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो, तीसरा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो, ये सब बातें याद रखे रखो, तो ऐसा मोशन तुम्हारा 2D मोशन होता है। क्योंकि ये सब ऐसे ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा 2D मोशन, व्हाट इज 2D मोशन, तो आपको बोला जाएगा एक्स पैरामीटर चेंज हो, केवल वाई पैरामीटर चेंज हो, एक्स और वाई दोनों चेंज हो, जेड कांस्टेंट हो, ऐसे ऑप्शन लाइन है। तो 1D मोशन में कोई एक चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट। 2D मोशन में दो लगातार चेंज हो रहे, दो एक साथ चेंज हो रहे, लेकिन तीसरा कांस्टेंट। और 3D मोशन का मतलब ये होता है जिसमें तीनों पैरामीटर चेंज हो, जिसमें तीनों पैरामीटर एक साथ चेंज हो, सर वो 3D मोशन होता है। 3D मोशन आपके सिलेबस में नहीं होता, मैं आपको बता दूं 3D मोशन आपके सिलेबस में नहीं होता। आपके सिलेबस में जो आपका ज्यादातर आएगा वो आएगा आपका 2D मोशन। 2D मोशन आपके सिलेबस में ज्यादा आएगा, 2D मोशन, ठीक है। क्या है 2D मोशन, मैं आपको बता दूं 2D मोशन जैसे कि आप कह सकते हो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आपका 2D मोशन है। उसी तरह से आप कह सकते हो कि एक और मोशन ले लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका 2D मोशन है, ठीक है। क्लियर है ना, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने पर सबसे पहले मुझे इन मोशन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, ये शुरुआत कहां से हुई है, ये सारी की सारी पहले बेसिक बातें समझो। देखिए मैंने कुछ कैटेगरी डिवाइड की है, वो कैटेगरी मैकेनिक्स की है। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स को कितनी ब्रांचों में डिवाइड करते हैं, उन ब्रांचों के क्या नाम है ना। तो बात यहां मैकेनिक्स की होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। तो अगर कोई पूछे कि क्या होता है मैकेनिक्स, तो कह देना मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच होती है, मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच होती है। सब लिख लेना डेफिनेशन, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच होती है जिसमें किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल और उसके इफेक्ट का, लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाला बल और बल का प्रभाव मतलब फोर्स और फोर्स के इफेक्ट का अध्ययन किया जाए, तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं कह दूं मेरे पास सामने एक अलमारी है, मैंने उसको धक्का मारकर मोशन दे दिया, बल लगाया तो बल लगने की वजह से उसमें मोशन आ गया। या फिर कोई गाड़ी चल रही है, मैंने बल लगा के उसको रोक लिया, तो बल और उसके प्रभाव का अध्ययन जब किया जाता है तो उसको मैकेनिक्स कहा जाता है किसी बॉडी में। अब ये मैकेनिक्स दो तरह की होती है, या तो स्टैटिक्स होगी या तो डायनेमिक्स होगी। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, ये जो बल और बल के प्रभाव का अध्ययन तुम्हें करना है ना, वो स्थिर वस्तुओं में करो, स्थिर वस्तुओं में करो, तो वो स्टैटिक्स। और बल और उसके प्रभाव का अध्ययन जो है वो गतिशील वस्तु में करो, गतिशील वस्तु में करो। अगर गतिशील वस्तु में उनके बल और प्रभाव का अध्ययन करते हो तो वो फिर हमारा डायनेमिक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक्स के फिर से दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। पहले काइनेटिक्स समझो क्या है। काइनेटिक्स का हिंदी में मतलब होता है बल गतिकी, बल गतिकी। और काइनामेटिक्स का मतलब क्या होता है, काइनामेटिक्स का हिंदी मतलब होता है शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी, ये काइनामेटिक्स का हिंदी मतलब होता है।
अच्छा, बल रिट्रीट क्या मतलब हुआ? बल रिट्रीट मतलब ये हुआ कि काइनेटिक या डायनेमिक्स की इस ब्रांच में हम लोग किसी भी गतिशील ऑब्जेक्ट पर लगने वाले बल और बल का प्रभाव मतलब मोशन दोनों का अध्ययन करेंगे। बल और बल के प्रभाव मोशन दोनों का अध्ययन किया जाएगा तो वो काइनेटिक्स आएगा। जैसे कि फ्रैक्शन में आप देखिए बल और मोशन दोनों का अध्ययन करते हो। लेकिन अगर बात में काइनेमैटिक्स की करो, जिसको हिंदी बोलते हैं शुद्ध गति। शुद्ध गति का मतलब यह है कि इसमें मोशन का अध्ययन तो किया जाएगा, लेकिन इसमें मोशन का रीजन जो कि फोर्स होगा उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। तो यहां पर कह सकते हो शुद्ध गति में केवल बल के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, केवल बल के इफेक्ट का अध्ययन किया जाता है, दैट इज मोशन। इसीलिए इसको शुद्ध गति कहा गया है। इसमें बल का अध्ययन नहीं किया जाएगा, इसमें बल का अध्ययन नहीं। एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन। याद कीजिए जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा करते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग बल के बारे में नहीं जाना करते कि कौन सा बल है, कितना बल है। मेन आप प्रोजेक्टाइल मोशन में बस मोशन का अध्ययन करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमैटिक है, काइनेमैटिक्स का पार्ट है। हॉरिजॉन्टल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो ये सारे के सारे देखिएगा, ये हमारे सारे के सारे काइनेमैटिक्स का पार्ट है। इसमें हम लोग बल का अध्ययन नहीं करते, समझिए बात को। और जब भी कभी बल का भी अध्ययन किया जाए, जैसे कि फ्रैक्शन में हम लोग बल और उसके प्रभाव दोनों का अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा काइनेटिक्स का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। मैकेनिक्स क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाले बल और बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाए। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाए, मैकेनिक्स। अगर वह वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्टैटिक्स हो जाएगा, गतिशील अवस्था में तो डायनेमिक्स हो जाएगा। डायनेमिक्स के फिर से दो पार्ट है, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स। काइनेटिक्स मतलब बल गति, यानी बल के साथ साथ गति के साथ साथ बल का भी अध्ययन किया जाए, वो काइनेटिक्स। और शुद्ध गति मतलब काइनेमैटिक्स, केवल गति का अध्ययन किया जाए सर, वो शुद्ध गति। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन भाई सबको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहले आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो हेडिंग है आपका भैया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये हेडिंग आप सब लोग समझ लो। तो ये हेडिंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही तो आधे से ज्यादा सवाल तो ऐसे लग जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी बोला जाता है विस्थापन, डिस्टेंस जिसको हिंदी बोला जाता है दूरी। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्टेंस, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए कोई पार्टिकल पॉइंट नंबर ए पर था, वो ए से बी गया, बी से वो पार्टिकल सी गया और सी से वह पार्टिकल फिर डी आया। बहुत ध्यान से सुनना। मतलब मैंने कहा कि मान लीजिए समय t बराबर 0 पर कोई पार्टिकल ए पर था, लेकिन मोशन करते करते वो ए से बी दिया, बी से सी दिया, सी से डी दिया। तो बताइए इसने कितनी दूरी तय की। मतलब अगर आपसे पूछा जाए सवाल में कि बताओ सर कि इस पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी बताओ, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस। तो कहोगे कुछ नहीं सर, जितना भी जहां जहां पार्टिकल चला है, मतलब ए बी, बी सी, सी डी, इन तीनों को उठा के जोड़ दो। तो जब इन तीनों को उठा के जोड़ा जाता है तो ये मिलती है मुझे दूरी। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए बाय द वे सर विस्थापन बताओ, क्या होता है विस्थापन? तो विस्थापन बस एक ही चीज याद रखना है, विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का मतलब ये होता है कि फाइनल पॉइंट जो भी आया हो, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी, सर ये विस्थापन है। तो फाइनल पॉइंट भाई ये था और इनिशियल पॉइंट ये था, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की जो दूरी आई ना, ये दूरी, ये दूरी। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की जो दूरी आई ना, ये एडी, सर इसी को विस्थापन कहते हैं। ये इसी को विस्थापन बोला जाता है। तो ध्यान रखना एडी ही मेरा विस्थापन है, लेकिन ध्यान रखना जो विस्थापन होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? वेक्टर। लेकिन जो दूरी होती है वो स्केलर होती है। हमेशा ध्यान रखना दूरी सर स्केलर है, मतलब अदिश राशि है। लेकिन अगर पूछा जाए विस्थापन कैसा होता है तो ध्यान रखना विस्थापन सर वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। लेकिन दोनों का अगर मात्रक की बात करते हैं कि बताइए सर दोनों का मात्रक क्या है, तो चाहे दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों का मात्रक मीटर मीटर होता है। ठीक है, तो दूरी का मतलब यह है कि आप कहां कहां चल रहे हो, कितना चल रहे हो, सब दूरी है। और विस्थापन का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये हमारा विस्थापन है। इस बार एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आगे चल के मैं बताऊंगा भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई बॉडी जो है या कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, यू वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा है। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बॉडी एकदम टॉप वाली पोजीशन पे पहुंचे
तो टॉप वाली पोजीशन पे पहुंचने के बाद पॉइंट ओ से लेकर ए तक की दूरी और विस्थापन बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बताइए अगर पॉइंट ओ से लेकर ए तक की दूरी पूछी जाती तो दूरी निकालने के लिए तुम्हें ये ओ से लेकर ये जो कर्व पाथ आया, ये कर्व पाथ दूरी होगी, ये कर्व पाथ तुम्हारी दूरी होगी, श्योर एकदम। लेकिन विस्थापन पूछा जाए क्या होगा सर विस्थापन, तो विस्थापन निकालने के लिए यहां से इसको ऐसे मिलाइए, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस बनेगी फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस है सर, ये कहलाती तुम्हारी विस्थापन, ये कहलाएगा आपका विस्थापन। ठीक है, तो आगे चलते आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। हालांकि विस्थापन निकालना तो आप सबको बड़ा आसान है, त्रिभुज ये कौन सा राइट हैंडेड ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज लगा देना। लेकिन ये दूरी निकालना आपके लिए टेढ़ी खीर हो सकती है। लेकिन अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ी है तो ये दूरी निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि ये दूरी कैसे निकाली जाती है। ठीक है ना, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि दूरी और विस्थापन के सवाल हर जगह बनते हैं। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाइए सर, वो विस्थापन देगा, और जहां जहां जितना जितना आप चले थे आप उन सबको उठा के जोड़ दीजिए सर, वो दूरी देगा। दूरी तुम्हारी अदिश राशि होती है, विस्थापन तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग में दूरी और विस्थापन से रिलेटेड मैं थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आपको क्वेश्चन के साथ समझ में आए थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि चित्र में कोई एक पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक सेमी सर्कुलर रास्ते पर गति करता है, सेमी सर्कुलर रास्ते पर गति करता है। डायग्राम नहीं दिया गया है, मैं डायग्राम बना देता हूं। तो ये हमारा कोई पार्टिकल था जो कि ए से बी तक सेमी सर्कुलर रास्ते पर गति करता है, मतलब ये पॉइंट नंबर ए है, ये आपका पॉइंट नंबर ए है, और ए से ये गति करता है हमारा कहां तक, बी तक। ये इसका सेंटर दिया गया था, और यहां से लेकर यहां तक की इसकी जो रेडियस थी ये सर 7 सेंटीमीटर थी, रेडियस 7 सेंटीमीटर थी। तो कहा जा रहा था कि ए से बी तक का कोई पार्टिकल गति करता है, तो गति करते समय उसके द्वारा तय की गई दूरी और क्या बताओ, विस्थापन बताओ, तय की गई दूरी और विस्थापन बताओ। तो बताइए जरा, अगर ए से बी तक की गति है तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा इसने दूरी कितनी तय की, कितनी दूरी तय की। तो आप कहोगे अगर सर आप दूरी निकालना चाहते हो तो कुछ भी ना मत कीजिए, ये जो इसने चला है चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो चाहे फिर कर्व पाथ में हो, बस वो निकालो। तो कितना ये चला यहां से यहां तक, कहोगे आधी परिधि। किसी भी सर्कल की जो पूरी परिधि होती है भाई वो 2πr होती है, तो आधी परिधि कितनी हो जाएगी, कहोगे पाई इंटू आर हो जाएगा। सर पाई इंटू आर दूरी होगी। हमेशा ज्यादातर सवालों में जब भी कभी सर्कल के क्वेश्चन रहेंगे तो जो रेडियस दी जाएगी वो 7 सेंटीमीटर या 14 या 21 7 के पदों में होगी, ताकि 22/7 आप रखकर 7 को कैंसिल कर सके। तो पाई इंटू आर, तो पाई का मान होता है भाई 22/7, रेडियस आपकी 7 है, वो भी सेंटीमीटर में है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी 22 सेंटीमीटर होगी, श्योर है एकदम। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए विस्थापन बताइए, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होना चाहिए, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो कहोगे डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट की फाइनल पॉइंट से दूरी। इनिशियल पॉइंट था मेरा पॉइंट नंबर ए, फाइनल पॉइंट था मेरा पॉइंट नंबर बी, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी जाए तो वो तो व्यास बन जाएगा, वो तो व्यास बन जाएगा। और व्यास भाई साहब होता है 2r, आर तुम्हारा 7 सेंटीमीटर है, तो 2/7 कर दो तो आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन इस समय हमारा 22 और 14। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो दूरी होती है, दूरी होती है वो हमेशा विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, ज्यादा होगी। हालांकि बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी भी दूरी का मान कम नहीं होगा। दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ बातें सुनिए, दूरी हमेशा पॉजिटिव में होगी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन के साथ वैल्यू आएगा, यानी प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा, जीरो भी होगा। तो ये 2 बातें जरूर पूछी जाती है आपके एग्जामों में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के साथ बताना चाह रहा था, इसलिए वाले क्वेश्चन में भी देखिए यही चीज आई, दूरी 22 आई तो विस्थापन 14 आया। तो दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होगी और दूरी का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो आपकी जो दूरी है ना, ये दूरी जीरो भी हो सकती है, हो सकती है, लेकिन अगर दूरी का मान विस्थापन से ज्यादा है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और बातें सुनिए, कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दूरी बटे विस्थापन
बताइए इसका अनुपात क्या होगा, दूरी बटे विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना दूरी बटे विस्थापन का अनुपात क्या होगा भाई, दूरी हमेशा ज्यादा होती है ना, तो दूरी हमेशा ज्यादा होगी भाई, तो यह अनुपात हमेशा 1 से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, 1 से हमेशा ज्यादा आएगा। क्लियर है ना। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं एक एक करके सब बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूरी और विस्थापन का एक बहुत बढ़िया सवाल, दूरी और विस्थापन का एक और बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। एक साइकिल का पहिया 5000 राउंड लगाने पर 11 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। आप थोड़ा गौर से देखिए, एक साइकिल का पहिया घूमता जाएगा और कितने राउंड लगाएगा, 5000 राउंड लगाएगा, तो बताइए कितना किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, 11 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। तो बताइए पहिए की रेडियस क्या हो रही। तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि एक पहिया जब एक राउंड घूम जाता है ना, तो वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पहिया अगर एक राउंड घूमेगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो बताइए एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो एक राउंड में दूरी तय करेगा 2πr तय करेगा। कितने राउंड लगाए हैं, सवाल के अनुसार कितने राउंड लगाए, तो 5000। तो बताइए 5000 राउंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5000 राउंड की बात अगर कर रहे हो सर, तो इसमें 5000 का मल्टीप्लाई कर दो, 2πr गुणे 5000 का मल्टीप्लाई कर दिए बराबर। लेकिन एक्चुअल में दूरी तय कितनी की जा रही है 5000 राउंड लगाने के बाद, तो 11 किलोमीटर। तो ये जो दूरी तय की जाएगी ये 11 किलोमीटर के बराबर आ जाएगी। तो भैया अगर तुमने यहां 11 किलोमीटर रखा तो जो पहिए की रेडियस आएगी वो भी किलोमीटर में आ जाएगी। तो क्या पहिए की रेडियस किलोमीटर में होती है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती। हाँ, मीटर में तो हम मान भी सकते हैं, किलोमीटर में तो कभी नहीं मान सकते। तो चलो 11 गुणे 1000 कर लो, जैसे 11 गुणे 1000 करोगे तो इसका मतलब रेडियस अब जो निकलेगी वो मीटर में निकलेगी, मीटर में। लेकिन मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, देखिए पूरा 1000 और ये पूरा 5000, यानी 5 बार, 5 दूनी 10, ना लीजिएगा 5 दूनी 10, और पाई का मतलब होता है 22/7 और गुणे रेडियस और बराबर 11। चेक कीजिए, मैं और भी कैंसिल कर सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 11 दूनी 22 2 बार, और r बराबर पूछा जाएगा तो देखो भैया ये 7 इधर जाएगा और 7/10 दूनी 20, 7/20। लेकिन इतना जो आएगा वो मीटर में आएगा, 7/20 मीटर। मैं चाहूं तो इसको और थोड़ा सही कर सकता हूं, कैसे सही कर सकता हूं, ऊपर मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैसे ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, चूंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखना बड़े ध्यान से, ये 20 100 5 बार कैंसिल, 7 पना 35 और 7 पना 35 आ गया। तो बताइए रेडियस का मान कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस का मान 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि रेडियस हमारा 35 सेंटीमीटर के आसपास होगी, है ना, मीटर के आसपास भी हो सकती थी लेकिन किलोमीटर में नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने 11 किलोमीटर को 11,000 मीटर बना लिया। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड भी बहुत बढ़िया स्लाइड है, इसमें मैं आपको एक बहुत धमाकेदार चीज बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना अगली स्लाइड क्या है। ठीक है, इसमें मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये चीज 1D मोशन के लिए, किसी भी मोशन के लिए जड़ी बूटी रामबाण है, इलाज है। ध्यान दीजिएगा क्या है वो इलाज, मैं बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। आगे चलते जब मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी कोई ग्राफ बनाते हो, जैसे कि मैंने कहा ये मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम के ये जो नीचे का क्षेत्रफल होता है, मैंने ये डायग्राम बनाया, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम के ये जो नीचे का एरिया होता है, ये एरिया नीचे का, हमेशा ध्यान रखना ये जो एरिया होता है ये विस्थापन देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम के नीचे का एरिया क्या देता है आपको, तो ध्यान रखना सर ये एरिया देता है आपको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देता है। पहले तो ये याद कर लो, आगे चल के ये बात मैं प्रूव भी करूंगा। मैंने क्या बात बताई कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम के नीचे का जो एरिया है वो क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन देता है। लेकिन अगर तुमने यहां वेलोसिटी बोला है तो नीचे का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे रहा, और यहां पर तुमने स्पीड बोला है, स्पीड समझिए ध्यान से, तो नीचे का एरिया दूरी दे रहा। स्पीड बोला तो नीचे का एरिया दूरी दे रहा, वेलोसिटी बोला तो नीचे का एरिया विस्थापन दे रहा, दैट्स इट, सीधी बात है।
तो आप इस बात को बहुत अच्छे से यूज करना भाई सीख लो। आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ग्राफिकल मेथड से ज्यादा आता है, ठीक है। अब चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यदि कोई पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर अपनी वेलोसिटी 10 सेकेंड में, अपनी वेलोसिटी 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड कर लेता है। भाई साहब पहले बताओ कहां से प्रारंभ हो रहा है? विरामावस्था से प्रारंभ हो रहा है और कितनी वेलोसिटी बढ़ाता है? 20। कितने सेकेंड में बढ़ाता है? 10 सेकेंड में। तो ग्राफ बनाना पहले सीख जाइए। हालांकि ये क्वेश्चन तो आप लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे आगे चलते जब तरीके समझोगे, लेकिन पहले मैं आपको ग्राफ से रूबरू करना चाहता हूं कि आपको ग्राफ बनाना आ जाए। इतनी बढ़िया आदत डाल लीजिए कि हर क्वेश्चन में आपका ग्राफ काम में आए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम बनाता हूं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम, अगर मैं वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेता हूं, एक्स एक्सिस में टाइम लेता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि सर शुरुआत विरामावस्था से हो रही थी, यानी प्रारंभिक वेलोसिटी 0 और वेलोसिटी कहां तक बढ़ रही है? 20 तक बढ़ रही है, है ना। तो 20 तक बढ़ा दो तो वेलोसिटी 0 से प्रारंभ होके 20 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ी। लेकिन ये बढ़ना कितने सेकेंड में हुआ है? तो कहोगे ये बढ़ना हुआ है आपका 10 सेकेंड में, ये बढ़ना हुआ है 10 सेकेंड में, और कहां तक बढ़ी है? सर 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है। तो वेलोसिटी का जो बढ़ना हुआ है वो 10 सेकेंड में हुआ है, तो यहां मैं 10 सेकेंड लिख देता हूं। और कितनी मीटर पर सेकेंड बढ़ी है? तो कहोगे 20 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है, यानी ये मैक्सिमम मान 20 होगा 0 से 20 तक। तो बोला क्या जा रहा है? तब पिंड द्वारा तय की गई दूरी बता दो। तो भाई ये बताओ जो दूरी होती है वो नीचे का एरिया ही तो होता है, तो कुल मिलाते बस तुम्हें ये नीचे का एरिया निकालना है। ये जो नीचे का एरिया होगा सर वही मेरी दूरी होगी, दैट्स इट, वही मेरी दूरी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बताइए अगर मैं पूछूं कि कितनी दूरी होगी, मतलब कितना एरिया होगा, तो त्रिभुज के नीचे का एरिया निकालना भाई सबको आना चाहिए। 1/2 लंब जुड़े आधार, 1/2 लंब जुड़े आधार, 1/2 लंब जुड़े आधार 3 बार बोलो तो एक बात पता चली, लंब जुड़े आधार बटे 2 कर दो, है ना। तो लंब तुम्हारा 20 है, आधार 10 है, लंब 20 है, आधार 10 है, 20 जुड़े 10, 200/2, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तो चली गई जो दूरी का आंसर आ गया सर वो 100 मीटर आ गया, जो भी आपका आंसर होगा लग जाएगा। तो ये ग्राफ बनाना भाई सबको आना चाहिए। यही ग्राफ आपके बड़े बड़े सवालों को देखिएगा कैसे सॉल्व करेगा। हालांकि ये अभी बहुत आसान सा सवाल था, आप और भी तरीके से लगा सकते थे, लेकिन आपको ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। चलिए ग्राफ का यूज करके मैं अगला सवाल देखिए लगाऊंगा, ग्राफ का यूज करूंगा और देखिएगा कैसे मैं अगला सवाल लगाऊंगा। बहुत ध्यान से पढ़ना अगला सवाल और फिर देखना कि अगले सवाल में कैसे ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम बनाया जाएगा और सवाल को सॉल्व किया जाएगा। यदि कोई पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर, सर विरामावस्था आ रही यानी प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी, प्रारंभ होकर अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कर लेता है तो विरामावस्था से प्रारंभ होकर अपनी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कर लेता है। तो ये जो वेलोसिटी मिली ना, ये वेलोसिटी, सर ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड कर लेता है। यहां तक ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेलोसिटी 0 से विरामावस्था से बढ़ाकर 20 मीटर पर सेकेंड कर लेता है, फिर एक निश्चित दर से वेलोसिटी घटाकर पुनः 0 कर लेता है। अच्छा, अब इसने वेलोसिटी को घटाकर पुनः 0 कर लिया, वेलोसिटी को घटाकर पुनः 0 कर लिया, तो मैं वेलोसिटी को घटाकर पुनः 0 कर लेता हूं। फिर क्या बोला जा रहा है? यदि यात्रा का कुल समय 4 सेकेंड हो, वेरी गुड, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो समय आया वो कुल समय तुम्हारा 4 सेकेंड है। यात्रा का कुल समय ये 4 सेकेंड है। तब तय की गई दूरी बताओ, कुल दूरी बताओ, और साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि बताइए सर एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, सवाल वही है, तय की गई कुल दूरी। तो पहले आप ग्राफ समझो, कि वेलोसिटी पहले 0 से बढ़कर 20 हुई, फिर एक समान रूप से घटकर 0 हुई। तो बताओ तय की गई दूरी बताओ और औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। तो भाई तय की गई दूरी निकालना कठिन नहीं है। तय की गई दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी आपका वीटी डायग्राम आया है उस वीटी डायग्राम के नीचे का एरिया ले लो। तो वीटी डायग्राम ये है तो ये एरिया लेना पड़ेगा तुम्हें, ये एरिया लेना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए, अगर मैं ये एरिया निकालता हूं जिसको आप दूरी भी कह सकते हो, तो त्रिभुज का एरिया चाहिए ना, ये पूरा एरिया चाहिए। तो कैसे निकाला जाता है किसी त्रिभुज का एरिया? 1/2 लंब जुड़े था, तो लंब देखिए यहां से ये लेकर यहां तक ऐसे खींचेगा, तो लंब हो जाएगा 20, आधार हो जाएगा 4, तो 20 गुणे 4 80, और 80/2 40, यानी उत्तर आ जाएगा दूरी का 40 मीटर। कुल दूरी 40 मीटर तय करेगा। अब इधर बताइए इन्होंने कौन सी स्पीड पूछी है? एवरेज स्पीड पूछी है। तो सुनो मेरे दोस्त,
अगर जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बताओ क्या है, औसत बताओ, अच्छा औसत वर्ड तब यूज में लाते हैं जब कोई चीज बदलती है, तो यहां वेलोसिटी बदल ही तो रही है, तभी तो औसत लाए। तो जब भी कभी आपको औसत वेलोसिटी निकालनी हो, औसत स्पीड निकालनी हो, तो कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो, कुल दूरी बटे कुल समय लगा दो, तो कुल दूरी तो 40 मीटर जो आप निकाल चुके हो, और लगा कुल समय कितना है भाई, 38 कुल दूरी 40 मीटर, और लगा कुल समय 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि सर बताओ एवरेज स्पीड कितनी हो गई, तो 40 बटे अगर 4 की बात करते हैं तो इधर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड आ रही। तो मेरे दो आंसर आ चुके, एक तो 38 कुल दूरी पूरा आंसर पूछा जा रहा था, और दूसरा पूछा जा रहा था एवरेज स्पीड का आंसर। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। हालांकि सबको सॉल्व करने का भी आगे बहुत सारे तरीके मिलेंगे, फिलहाल तो आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग मेरे पास स्पीड और वेलोसिटी। अब देखिए ये मैं वर्ड क्यों लेके आया, स्पीड और वेलोसिटी। बात अगर स्पीड और वेलोसिटी की करते हैं तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो स्पीड का जब भी फॉर्मूला बात करें तो ध्यान रखना, स्पीड के फॉर्मूले में हमेशा ऊपर डिस्टेंस होती है और नीचे क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम करना तो हमेशा ध्यान रखना स्पीड आएगा, सबसे बड़ी बात। यानी पर यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय की जा रही है, सर यही स्पीड है। अगर बात स्पीड की हो चुकी हो तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी की। तो जब भी कभी वेलोसिटी का फॉर्मूला है तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर जो है डिस्प्लेसमेंट होता है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सर ये तुम्हारा वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सर ये आपका वेलोसिटी कहलाता है। दोनों की दोनों हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा स्पीड के फॉर्मूले में ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक अदिश राशि है, टाइम भी अदिश है, टाइम हमेशा अदिश होता है, टाइम स्केलर है, अदिश है, तो स्पीड भी कैसी हो जाएगी, अदिश। तो कोई पूछे कि बताइए स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो ध्यान रखना स्पीड हमारी स्केलर होती है, स्केलर, हिंदी में आप इसको अदिश भी कह सकते हो। वेलोसिटी कैसी होती है, V फॉर वेलोसिटी और V फॉर वेक्टर। वेलोसिटी ध्यान रखना क्या होता है, वेक्टर होता है। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, वो बात आपको बतानी जरूरी है। वो बात यह है कि जब भी कभी किसी भी स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर में है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हम लोग 5/18 का करते हैं। इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी सही है। उल्टा का मतलब यह है कि अगर आपको स्पीड दी जाती है मीटर पर सेकेंड में और कन्वर्ट करना है उसको किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई का आते हैं 18/5 का, 18/5 का। लेकिन नीचे वाला कन्वर्जन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, ऊपर वाला कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं चाहूं तो निकाल भी सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे किलोमीटर का मतलब हो गया सीधा सीधा 1000 मीटर बनाओगे तो ऊपर 1000, नीचे घंटे को सेकेंड बनाया जाता तो नीचे 3600, ऊपर 1000 नीचे 3600, 1000 3600 पूरा सॉल्व करना तो 5/18 आ जाएगा लास्ट में। तो हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाना है तो 5/18 से, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आवर बनाना है तो 18/5। पता है इसका रूल क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे कि कहीं पर स्पीड लिखी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ज्यादातर डेटा 18 से रहेगा। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, या फिर स्पीड लिखी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो भैया इनको डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड बनाना सबको आना चाहिए। जैसे 18 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड। 36, 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। उसके बाद अगर 54 की बात करते हैं तो 18 3 54, तो कंफर्म ये 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। देखो थोड़ा डायरेक्ट हो गया। अगर मैं पूछता कि बताइए जरा 90 किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकेंड क्या लिखोगे, तो 18 पंचे 90, 5 पंचे 25, यानी 25 मीटर पर सेकेंड। तो आपके एग्जामों में ज्यादातर जो डेटा रहेगा ना वो 18 के मल्टीपल में रहेगा, और 18 के मल्टीपल में रहेगा तो भाई आसान है बनाना। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। तो देखिए मेरी जो अगली हेडिंग है वो है एवरेज स्पीड, औसत चाल।
अब बड़े ध्यान से सुनना, एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे समझेंगे। मैंने अभी अभी एवरेज स्पीड के बारे में आपको बताया भी। जब भी कभी बात एवरेज स्पीड किया है कि सर आपको क्या होती है एवरेज स्पीड, तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर रखी जाती है कुल तय की गई दूरी। कुल तय की गई दूरी को अगर मैं अपनी तरफ से S1 प्लस S2 प्लस S3 बोल दूं, मतलब कहने का ये है कि पहला जो S1 दूरी तय की जाती है, दूसरा जो S2 दूरी तय की जाती है, स्पीड अलग अलग होगी। और जब भी कभी स्पीड अलग अलग होती है तभी ध्यान दीजिएगा, तभी एवरेज स्पीड काम में आती है। और तीसरी दूरी S3 है, तो ऊपर तय की गई कुल दूरी और नीचे लगा कुल समय, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर इन तीनों को सॉल्व कराया जाए तो ध्यान रखना, इनको सॉल्व करने से ही जो मेरा आंसर आएगा सर वो एवरेज स्पीड होगा। एवरेज स्पीड का यही फॉर्मूला होता है। अगर आपको और भी बातें क्लियर नहीं हो पा रही तो मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। मान लीजिए ये कोई रास्ता है जिसमें किसी मोहन को जब ये तय करता है ना, तो पहले A से B तय किया, फिर B से C तय किया, फिर C से D तय किया। मोहन ने क्या किया, मान लीजिए कानपुर से दिल्ली तक जाना है इसको, तो मोहन ने क्या किया कि पहले वाली जो A से B तक की दूरी थी वो V1 स्पीड से तय की, B से C तक की दूरी V2 स्पीड से, और C से D तक की दूरी V3 स्पीड से, है ना। तो A से B के लिए, B से C के लिए और C से D के लिए स्पीड अलग अलग है ना, तो कंफर्म एवरेज स्पीड आएगी, श्योर है एकदम। यहां पर टाइम T1 लगा, यहां पर टाइम T2 लगा और यहां पर टाइम T3 लगा। अगर मैं बात डिस्टेंस की भी कर लेता हूं तो मैं कह देता हूं कि A से B तक की जो डिस्टेंस है, A से B तक की डिस्टेंस सर ये S1 है, और B से C तक की डिस्टेंस S2 है, और C से D तक की डिस्टेंस S3 है। ठीक है, तो तय की गई कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 और लगा कुल समय, तो कहोगे T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर इनको सॉल्व करा जाए एवरेज स्पीड आ जाएगी। आगे बात समझिएगा, इसका कुछ स्टैंडर्ड केस भी बड़ा अच्छा केस है। फॉर सेम डिस्टेंस, मुझे ये जो फॉर्मूला आया ना, ये सेम डिस्टेंस के लिए फॉलो करना है, बनाना है। सेम डिस्टेंस के लिए क्या बनना चाहिए, तो पहले बताओ सेम डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि S1 बराबर S2 बराबर S3 तीनों बराबर हो जाए, और इन तीनों को मैंने S के बराबर मान लिया। कहा जाए अगर ये सेम डिस्टेंस के लिए बनाया जाए फॉर्मूला तो क्या बनना चाहिए, तो पहले बताओ फॉर्मूला आया क्या था, तो कहोगे सर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आया था ऊपर था S1 प्लस S2 प्लस S3 था। अच्छा S1 S2 S3 बराबर है, ऊपर था S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S2 प्लस S3, और S1 S2 S3 बराबर है, तो ऊपर बराबर भी है और तीन चीजें हैं तो 3S हो जाएगा जोड़ के। अच्छा नीचे क्या आया था, तो नीचे आया था टाइम T1 प्लस टाइम T2 प्लस टाइम T3। लेकिन ये टाइम T1 T2 T3 को मैं वेलोसिटी के पदों में खोलना चाहता हूं। तो भाई मेरे देखो, दूरी बराबर होता है, तीनों चीजें याद रखना, दूरी बराबर होता है चाल जोड़े समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर पूछा जाए तो ध्यान रखना दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्या मैं ये जो समय T1 है इसको दूरी बटे चाल में कन्वर्ट कर दूं, तो ध्यान दीजिएगा एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ऊपर तो 3S रहेगा, लेकिन बात नीचे की जाए समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तय किया S1, लेकिन S1 S से बराबर है और चाल थी V1। दूसरा समय T2 दूरी बटे चाल, यानी आपका दूरी S और चाल V2, क्योंकि दूरी तो बराबर मान ली, और ऐसा केवल मेरे मानने पर नहीं, ऐसे सवाल भी बनेंगे, इसलिए मैंने दूरी मानता हुआ टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं, और समय T3 बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, मतलब S अपॉन V3। तो जैसे ही मैं इन तीनों को उठा के सॉल्व कराऊं तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि S ऊपर से कॉमन हो जाएगा, कट भी जाएगा। तो बताइए एवरेज स्पीड पूछी जाए कि बताओ मेरे दोस्त एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, तो कहोगे 3 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। तो ये तुम्हारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है फॉर सेम डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 पैरामीटर के लिए है। अगर यही फॉर्मूला 2 पैरामीटर के बनाया जाता, 2 पैरामीटर के लिए बनाया जाता, तो कहते 2 पैरामीटर के लिए बनाते, तो ऊपर अगर मुझे एवरेज स्पीड बनाना होता तो 2 पैरामीटर के बनाते समय जो ऊपर 3 आया है, अब वो 3 ना आके 2 आता, और नीचे क्या आता 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, जिसे आप शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हो 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ऊपर एलसीएम हो जाएगा ना, नीचे वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 2 के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हो 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, लेकिन 3 के लिए आ जाए तो 3 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला, अब अगला जो स्लाइड है उसमें देखिए फॉर सेम टाइम है, मतलब अभी मैंने डिस्टेंस सेम रखते हुए एवरेज स्पीड को सॉल्व कराया और टाइम को सेम करते हुए अब बताना एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। तो पहले बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था। अच्छा पहले टाइम सेम किया, मैं टाइम को सेम मान लू, तो टाइम सेम किया गया है तो मैं ऐसा मान लेता हूं टाइम t1 बराबर t2 बराबर t3 और टाइम सेम है तो बराबर मैंने t के बराबर मान लिया। अब बताओ अगर मुझसे पूछा जाए कि सर बताओ इस बार एवरेज स्पीड क्या होगी, इस बार एवरेज स्पीड क्या होगी, तो कहोगे एवरेज स्पीड आपको निकालनी है सर, तो एक काम करिए ना, वो जो फॉर्मूला था ना कुल दूरी बटे कुल समय, लगाओ ना उसको। तो कुल दूरी ऊपर S1 प्लस S2 प्लस S3 ये थी आपकी कुल दूरी और नीचे था कुल समय, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन भैया T1 T2 T3 बराबर है ना T के, तो ये 3T हो जाएगा, ये आपका 3T हो जाएगा। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एवरेज स्पीड बताओ, तो मुझे किसी भी तरह से अब ये फॉर्मूला वेलोसिटी के पदों में बनाना है। तो भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय। तो जो दूरी लिखी ना S1 इसकी जगह चाल गुणे समय लिखा जा सकता है। चाल गुणे समय मतलब चाल V1 समय T, अब T1 मत लिखना क्योंकि T1 T2 बराबर है ना, दूरी S2 चाल V2 समय T, दूरी S3 चाल V3 समय T और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओ सॉरी T भी रहेगा। तो बताइए T से T कॉमन होके कैंसिल, तो कैंसिल, तो बताइए अगर मैं पूछूं कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला बना मेरे दोस्त, तो कहोगे T कॉमन होके कैंसिल, V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे 3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे 3, ये तुम्हारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना है। चेक कीजिए, ये फॉर्मूला 3 के लिए है, ये फॉर्मूला 3 के लिए। अगर यही फॉर्मूला 2 के लिए पूछा जाता कि बताइए सर 2 के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कहना V1 प्लस V2 प्लस सॉरी V1 प्लस V2 बटे 2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 के लिए बनेगा। ये कंडीशन आपको सवाल में बोली जाएंगी, तो मैं डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूलों को इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी सवाल में बोला जाए कि सेम डिस्टेंस दूरी सेम है स्पीड V1 V2 V3 के लिए, तो तुम्हें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 और 2 के लिए ये है 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। लेकिन अगर समय सेम हो तो जोड़ के 3 का भाग, अगर 4 होता तो जोड़ के 4 का भाग और 2 है तो 2 का। तो यह फॉर्मूला समय समान होने के लिए था और पिछला वाला फॉर्मूला दूरी समान होने के लिए था। लेकिन कई बार ऐसे भी चीजें आएंगी आपके सामने जिसमें ना तो समय समान होगा ना दूरी समान होगा। तो जिसमें ना समय समान हो ना दूरी समान हो उसमें क्या किया जाता है, उसमें तो वही सेम आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय लगाओ आंसर पाओ। तो ये सारे फॉर्मूले सॉल्व करने की, लगाने की लिमिट है, एक कंडीशन है, ठीक है। चलिए इसी कंडीशन पे आधार पर देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। मैं थोड़ा सा इस बार मैंने पिछले वाले वीडियो में मैं ऐसा नहीं कर पाया था, लेकिन चूंकि 1D मोशन यानी आपका मोशन वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर बनता है, श्योर है एकदम। इसलिए मैंने क्या किया है कि इसकी थ्योरी पढ़ाते समय आपको न्यूमेरिकल भी लेके आऊं ताकि ये न्यूमेरिकल आपको पता है कैसे पूछे जा रहा है ना। कोई कार दिल्ली से मुंबई जाती है, देखो भाई दिल्ली से जब मुंबई जाती है, दिल्ली से मुंबई जाती है तो जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब मुंबई से दिल्ली आती है तो आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो बताइए औसत गति क्या है। एक बात बताओ, दिल्ली से मुंबई जाएगी, मुंबई से दिल्ली आएगी, तो दोनों के बीच में जो दूरी रहेगी वो तो सेम रहेगी ना। क्या ऐसा हो जाएगा जितनी देर कार चलेगी दिल्ली और मुंबई खिसक जाएंगे, बोलो कि पास पास आ जाएंगे कि दूर दूर, तो दूरी सेम होगी ना दिल्ली मुंबई की। तो जब दिल्ली और मुंबई की दूरी सेम है तो अगर मुझे ऐसा चाल पूछी जा रही है कि बताइए सर इसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए, तो कहोगे सर दूरी सेम आ गई तो तुरंत आपका फॉर्मूला जाएगा 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2। 2V1 40 V2 60 और नीचे हो जाएगा 60 प्लस 40 मतलब 100। तो जब भी कभी नीचे 100 आ जाए काट दो, 2 0 2 0, 6 चौटो 24 दूनी 48, यानी इसकी जो औसत चाल आ रही वो सर 48 किलोमीटर पर आवर आ रही। लेकिन ये 48 इतनी जल्दी इसलिए आया क्योंकि यहां सवाल में दूरी सेम था। हालांकि इन्होंने अपने मन से कहा नहीं, मैंने दिमाग लगाया, ठीक है ना। अगर दूरी सेम ना होती तो समय समान देख लेना, समय भी समान ना होता तो फिर जनरल फॉर्मूला देखना कि यदि कोई ट्रेन
यदि कोई ट्रेन 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले घंटे में, मतलब पहले 1 घंटे की बात हो रही है और अगले घंटे की बात हो रही है, तो घंटा सेम हो गया ना, मतलब पहला वाला टाइम और बाद वाला टाइम सेम हो गया ना। अच्छा, पहले वाले टाइम में स्पीड थी 60 और बाद वाले टाइम में स्पीड थी 40, तो बताइए औसत गति क्या होनी चाहिए। तो पहले सवाल को समझो, यहां पर कहा जा रहा है कि पहले 1 घंटे में ट्रेन की स्पीड गति थी 60 और अगले घंटे में यानी अगले 1 घंटे में 40, तो यह टाइम सेम हो गया। और मैंने अभी बताया कि जब भी कभी टाइम सेम होता है तो जो एवरेज स्पीड होती है, अब 2 के लिए है ना, तो 2 के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगी 60 + 40/2 और 60 + 40/2 को अगर सॉल्व कराया जाए तो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहां टाइम सेम है, कहां डिस्टेंस सेम है। जैसे कि अगला सवाल टाइम सेम वाला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिएगा। कोई विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, लेकिन स्कूल से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यानी जब घर से स्कूल जाता है तो 6 की स्पीड से जाता है, स्कूल से घर आता है तो 4 की स्पीड से आता है। तो पहले बताओ, जितनी देर वो स्कूल में पढ़ाई करेगा तो क्या घर और स्कूल बदल जाएंगे क्या, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगी क्या? कहोगे नहीं, सेम डिस्टेंस रहेगी। और जब सेम डिस्टेंस रहेगी तो याद करो, सेम डिस्टेंस के लिए मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया है 2v1v2 / v1 + v2। ठीक है? अच्छा, तो 2v1 6, v2 4 और नीचे v1 + v2 तुम्हारा 10 हो जाएगा। 6 × 4 = 24, 24 दूनी 48 और भैया 48/10। अगर मैं 48/10 को सॉल्व रहा हूं कि बताइए 48/10 कितना होना चाहिए, तो कहोगे 4.8 किलोमीटर पर आवर। 4.8 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा 48/10 आएगा। ठीक है? तो मैंने यहां पर आपको यह बात समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। अगर टाइम और डिस्टेंस सेम ना होता तो मैं बेसिक फॉर्मूले से लगाता, जो कि अभी तक नहीं आया है भी सवाल, लेकिन मैं आगे चलते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर डालूंगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखिए, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यही वो हेडिंग है जिसके समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक्सेलेरेशन का सच में ये मतलब होता है। बहुत गजब की हेडिंग एक्सेलेरेशन। अगर मैं बात करूं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो भाई इसको हिंदी बोला जाता है त्वरण। तो एक्सेलेरेशन कहिए, त्वरण कहिए, एक ही बात है। क्या होता है एक्सेलेरेशन? तो कहोगे जो वेग परिवर्तन की दर है सर, वही त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी 1 सेकेंड में कितना वेग परिवर्तन हो रहा है। या तो वेग बढ़ सकता है या तो वेग घट सकता है। तो 1 सेकेंड में कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वेग परिवर्तन, दैट मींस ΔV बटे ΔT। सर यही मेरा एक्सेलेरेशन है ए। तो एक्सेलेरेशन ए होता है भाई साहब वेग परिवर्तन की दर बटे समय। 1 सेकेंड में कितना वेग परिवर्तित हो रहा है। अगर बात मात्रा की करते हैं, तो ऊपर है मात्रा मीटर पर सेकेंड, लेकिन नीचे पहले से सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड है, पहले से सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन का मात्रक होता है। अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं, तो बताओ क्या होगी इसकी डायमेंशन, विमा। तो विमा कहोगे कि सर एल और नीचे जो समय है ना वो ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो LT-2, LT-2 ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-2, तो ये LT-2 इसकी डायमेंशन हो गई। एक्सेलेरेशन अगर कोई पूछे कि सर एक्सेलेरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है, तो कहोगे वेग परिवर्तन है, यानी ये वेग है, और वेग हमेशा, वेलोसिटी हमेशा वेक्टर होता है। तो एक्सेलेरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी सर, वेक्टर हो जाएगी। टाइम वेक्टर नहीं है, इसलिए मैंने टाइम के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ जादू आपको दिखाने वाला हूं। जादू से पहले कुछ और बातें जान लीजिए। इसमें 3 पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि सर यदि किसी भी बॉडी का जो एक्सेलेरेशन है वो 0 हो, किसी भी बॉडी का एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन 0 का सीधा सीधा मतलब है वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। भाई एक्सेलेरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ना या परिवर्तन। तो एक्सेलेरेशन 0 है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलेरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगली लाइन सुनिए, अगली लाइन ये है कि सर यदि एक्सेलेरेशन मेरा पॉजिटिव में आ गया, एक्सेलेरेशन किसमें आ गया, पॉजिटिव में, तो बताइए अगर एक्सेलेरेशन मेरा पॉजिटिव में आ जाए तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगातार बढ़ेगी। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो सीधा सीधा मतलब है वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव मतलब जैसे एक्सेलेरेशन का मान 2 है, 3 है, वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट ये है कि अगर एक्सेलेरेशन तुम्हारा, यदि एक्सेलेरेशन तुम्हारा नेगेटिव में हो,
जिसको आप रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उसको रिटार्डेशन यानी मंदन भी कहा जाता है। और एक्सेलरेशन यदि नेगेटिव में तो हमेशा ध्यान रखना वेलोसिटी लगातार घटेगी। तो ये 3 पॉइंट पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन 0 हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट, पॉजिटिव हुआ वेलोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव हुआ सर वेलोसिटी घटेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा और बातें सुनिए एक्सेलरेशन के बारे में। मैं एक बहुत बढ़िया जादू दिखाने वाला हूं एक्सेलरेशन के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बात बता रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया कि मान लीजिए किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैंने आपसे कहा यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आप बताने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सर ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने लिखा ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है। बोलो, तो मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड लिख दिया। तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 5 है तो इसका मतलब होगा उसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। भाई ऊपर वेलोसिटी था ना, तो उसकी वेलोसिटी 1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी? 5। आप पहले इसको 2-3 बार बोलो, क्योंकि ये बात आपकी हैबिट में आ जानी चाहिए। वो जमाना गए जब हम लोग फॉर्मूले वगैरह से सवाल को लिखते थे, सॉल्व करते थे। अब वो जमाना नहीं, अब तो ऐसे 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 देखो आंसर आ जाना चाहिए। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 5। अगर एक्सेलरेशन 5 है तो सीधा सीधा मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी 5 बढ़ेगी। अच्छा, मैंने कह दिया कि सर एक्सेलरेशन 5 नहीं है, एक्सेलरेशन जो है 10 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी। तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? सर यही एक्सेलरेशन है। या 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी घट रही है? सर यही रिटार्डेशन है। ठीक है, इस बात को आधार मानते हुए देखिएगा मैंने बहुत बढ़िया सवाल 3 सवाल लिए आपके सामने, और ये तीनों एग्जाम्पल देखिएगा मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं। आपका वो जो ट्रेडिशनल मेथड है जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहा हो, वो मेथड अब आप भूल जाइए, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपको मुंह जवानी सॉल्व करना सिखाऊंगा। मुंह जवानी कोई भी सवाल होगा और हैबिट में आ जाना चाहिए आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि किसी पिंड की प्रारंभिक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक वेलोसिटी सर 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और समय कितना है? 10 सेकेंड है। तो पहले बताओ, एक्सेलरेशन लगा है ना, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। तो बोला जा रहा है कि बताइए इसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, और इस दौरान पिंड द्वारा जो चली गई दूरी है सर वो दूरी क्या होनी चाहिए। 2 चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, ये सब चीजें मुंह जबानी सॉल्व करना है। वैसे आप लोग इस तरह के सवालों को लगाया कैसे जाता था, अगर आपको अंतिम वेलोसिटी v चाहिए तो एक बार तुम्हें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v बराबर u प्लस at। अगर तुम्हें समय दूरी s चाहिए तो दूरी s के लिए इक्वेशन लगानी पड़ेगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो कि गति के समीकरण है। ये दोनों इक्वेशन बिना लगाए हुए भी मैं आंसर ला सकता हूं, बस आपको मेरी कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 10 है तो इसका मतलब होता है 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 10। 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 10, बस इसी बात को यहां लगाइए। अगर एक्सेलरेशन 2 है तो इसका मतलब होगा 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 2। 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 2, तो भैया 1 सेकेंड में 2 बढ़ेगी तो 10 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी? कहोगे 20 बढ़ी ना वेलोसिटी, पहले थी कितनी? 10, बढ़ी कितनी? 20। तो जब बढ़ी 20 हो रही तो बताइए यहां पर जो अंतिम वेलोसिटी हो रही सर वो बढ़ी 20, पहले थी 10, तो अंतिम वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड आ रही। देख लीजिए, बात समझ पाए ना? एक बार फिर से, मुझे पता है कि पहली बार में हो सकता है आपको थोड़ा सा धोखा हुआ, फिर से देखिएगा। 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 2, तो 10 सेकेंड में बढ़ेगी 20, पहले थी कितनी? 10, बढ़ी कितनी? 20, तो बताइए अंतिम वेलोसिटी हो कितनी जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, इसी तरह से मैं आपको दूरी भी निकाल सकता हूं। अब दूरी भी कैसे निकल रही थी मैं आपको बताता हूं। देखो भैया, पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बढ़ी कितनी या हो कितनी रही अंतिम वेलोसिटी? 30 मीटर पर सेकेंड। पहले थी 10, हो गई 30। तो जब भी कभी कोई चीज बदलती है वहां पर तुरंत मैं औसत लेता हूं। ये चीज बदल रही है। पिछले वाले सवालों में एक निश्चित दूरी v1 से तय करना, अगली निश्चित दूरी v2 से तय करना, ये अलग बात है। लेकिन यहां पर वेलोसिटी 10 से बदल रही है, 10 से 12 हुई होगी, क्योंकि 2 का एक्सेलरेशन है ना, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, एक निश्चित तौर पर बढ़ रही है।
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर इसका एवरेज बताइए, इसका एवरेज कितना होगा, तो 10 + 30/2, 10 + 30/2 यानी 40/2, तो औसत आ गया 20 मीटर/सेकेंड, औसत आ गया 20 मीटर/सेकेंड। अच्छा 20 मीटर/सेकेंड ये औसत वेग आ गया। इसका क्या मतलब होता है कि 1 सेकेंड में दूरी तय की जाएगी 20 मीटर, 1 सेकेंड में दूरी तय की जाएगी 20 मीटर। देख लीजिए 1 सेकेंड में दूरी तय की जाएगी 20 मीटर, तो बताइए 10 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 20 मीटर, तो 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय की जाएगी। ये 200 मीटर भी मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप ये सवाल सॉल्व कर पा रहे होंगे बड़े अच्छे से, हैं। चलिए इसी तरह से ये वाला सवाल देखिए। अब ये वाला सवाल क्या है, सवाल एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 2, किसी पिंड का प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है सर, एक्सेलरेशन कितना है, 5 है। अच्छा एक्सेलरेशन 5 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ी हो रही 5, 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ी हो रही 5, तो 10 सेकेंड में कितनी बढ़ी हो रही, 50 बढ़ी हो रही 50, प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, बढ़ी 50, तो बताइए अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हो रही 50 मीटर/सेकेंड ही होगा सर, श्योर एकदम। अब मुझे क्या निकालना है, सब मुझे निकालना है दूरी, तो दूरी के लिए औसत पता होना चाहिए। अब मैं औसत ऐसे लिख के नहीं कर रहा हूं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। तो पहले भाई वेलोसिटी कितनी थी, पहले वेलोसिटी थी 0, अंतिम वेलोसिटी 50, तो 0 + 50/2 यानी औसत जो चाल आएगी ना, इन दोनों का जो औसत आएगा ना सर वो 25 मीटर/सेकेंड आएगा। क्या मतलब होता है 25 मीटर/सेकेंड औसत चाल है, तो 1 सेकेंड में दूरी तय करेगा 20 मीटर, 1 सेकेंड में दूरी तय करेगा 20 मीटर, सॉरी 25 मीटर, 20 नहीं 25, मुझे निकल गया, 1 सेकेंड में 25 मीटर। तो बताओ 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा, भैया 1 सेकेंड में 25 मीटर, तो 10 सेकेंड में 250 मीटर। ये इसका जो आंसर आने वाला है सर वो 250 मीटर आने वाला है। ठीक है, चलिए इस बार मैं कुछ चीजें और गैप करूंगा, इस बार मैं कुछ चीजें और गैप करूंगा। देखिएगा प्रारंभिक वेलोसिटी, ये एग्जाम्पल नंबर 3 भाई, ऐसी एग्जाम्पल, हालांकि ये एग्जाम्पल आपको ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको तो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे, मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बता देंगे सर इसका आंसर ये होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, u बराबर प्रारंभिक वेलोसिटी 5 है और एक्सेलरेशन 5 है, टाइम 9 सेकेंड है। तो पहले बताओ एक्सेलरेशन 5 है तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 5, एक्सेलरेशन 5 है तो 1 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ेगी 5, तो 9 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी, 9 × 45, 45 बढ़ेगी, पहले से थी कितनी 5 बढ़ी 45, तो बताइए अंतिम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 50 मीटर/सेकेंड। ये हमारा अंतिम वेलोसिटी पूछी जा रही तो बड़ी भैया 45 भाई, 1 सेकेंड में 5, 9 सेकेंड में 45, पहले थी 5 + 45 5 + 45 50 हो गया। लेकिन मुझे अब चाहिए क्या, मुझे अब चाहिए दूरी, तो दूरी के लिए मुझे औसत चाल देखनी होती है, औसत चाल। तो भाई एक बात बताओ, पहले थी 5 बाद में हो रही 50, पहले थी 5 बाद में हो रही 50, तो 5 और 50 का औसत निकाल लो, तो 5 + 50/2, और 5 + 50/2 करो तो जो औसत चाल आ जाएगी ना 5 + 50/2 तो 55/2, और 55/2 का मतलब होता है 27.5 मीटर/सेकेंड, 27.5 मीटर/सेकेंड आई। तो भैया मेरे क्या मतलब होता है 27.5 का, तो मतलब होता है कि 1 सेकेंड में दूरी तय किया जाएगा 27.5 मीटर, 1 सेकेंड में दूरी तय की जाएगी 27.5 मीटर, तो 9 सेकेंड में कितनी तय की जाएगी, तो 27.5 × 9 कर दो, 27.5 × 9 कर दो। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जितना भी आए, है ना, जितना भी आए, तो 27.5 × 9 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा है। तो आपको ये बात समझ में आई ना कि तीनों चीजों को हमें सॉल्व कैसे करना है। हालांकि ये सब चीजें आपको सवालों में लिखी हुई मिलेगी, हम लोग मुझे नहीं सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है।